सर हुआ क्या कहता है मतलब 26/11 का है तो 185 लोग चैम्बर हॉल में फंसे हुए थे, उनको बाहर निकालना था। एक एमपी थे केरल के, उन्होंने कॉल करके सारा डिस्क्लोज कर दिया। हॉस्टेज सिचुएशन बस होने वाली ही थी। तो वहाँ पे मार्कोस ही क्यों बुलाया गया, मतलब टेररिस्ट का एनकाउंटर से वापसी हो रहा मैं एनकाउंटर से मेरे साथ में हुआ है। मुझे टोटल 5 गोलियां लगी। बराबर वाले रूम जो एडजॉइंग हॉल था चैम्बर हॉल, उसमें 185 लोग थे, इंक्लूडिंग अडानी, 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बॉलीवुड की कुछ बड़ी हस्तियां, ब्यूरोक्रेट्स। बट एक और भी चीज़ मैं बताना चाहूँगा जिससे लेकर आप आज भी हैरान होंगे कि आज तक किसी ने मुझे थैंक यू नहीं कहा। तो जो मैंने सीखा है वो ये है कि 10-12 साल की उम्र में कोई भी व्यक्ति सीखना शुरू करता है और अगले 15 साल तक वो सीखता है। और बाकी की जो जिंदगी बची हुई है उसमें ना तो उसमें कोई करेक्शन करता है, ना उसमें कोई अमेंडमेंट करता है, और उसी ढर्रे पर अगली वाली जो बची हुई जिंदगी है वो 25 की बचे या 30 की बचे या 35 की, उसी से खींचता है वो ज्यादातर। मैं कहूँ 99% यही रेशो है खींचने वालों का। इसलिए वो रिजिडनेस आपको दिखेगी। किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास चले जाइए आप, या किसी भी ऑफिस में चले जाएं, आपको वो रिजिडनेस आपको नजर आएगी। बैंक में चले जाएं वो रिजिडनेस नजर आएगी। तो सीखते नहीं है वो, जो सीख लिया उसी पे काम करना, नया कुछ सीखना ही नहीं है। जबकि गुरु क्या कहता है, गुरु के पास खुद की नॉलेज भी अगर है तो वो भी हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखता है, नया ग्रहण करता है, नई प्रोसेस में लाता है, नए करेक्शन करता है, नए अमेंडमेंट करता है। कोई भी तो उससे क्या होता है, उसके अंदर नयापन बना रहता है। नयापन रहता है तो वो ज़्यादा प्रोग्रेसिव रहता है। लेकिन ऐसा करने वालों की संख्या जो है वो मुश्किल से 1% है। मुश्किल से 1%। वही जैसे आपने बताया, हर दिन एक सिक्का डालो 365 डेज, एग्जैक्टली यू विल हैव एटलीस्ट न्यू नॉलेज एवरी सिंगल डे विद अ स्मॉल बाइट। आप एक एक कॉइन डालते रहो सीखने का। 365 डेज तक आपने कोई कॉइन डाले नए 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 नए। किसी दिन आपको 2 मिले, किसी दिन आपको 1 मिला, लेकिन अगर ढूंढोगे तो एक तो मिलेगा, एक नॉलेज आपको मिलेगी। तो एट द एंड ऑफ द ईयर आप 365 डेज में 365 जो प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस है और आइडियाज भी साथ में आएंगे उसमें। उन्हीं 365 डेज में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लाइक मी, अगर मैं 2017 में रिटायर हुआ था तो आज तक मैंने कितना सीखा होगा। तो मैं अनबीटेबल चलता हूँ, मैं रोज नया कुछ सीखता हूँ। तो मैं रिजिडनेस मेरे अंदर है ही नहीं, मेरे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। तो इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी होने के कारण मैंने एजुकेशन का दामन पकड़ा, एजुकेशन और मैंने ली। एजुकेशन को मैंने छोड़ा ही नहीं। बिल्कुल सर। तो उससे क्या है कि प्रोग्रेस जो है और ज़्यादा होती है। और मैं ऐसे फील्ड में कूदा हूँ जहाँ पर 3 चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है लिखना, दूसरा है पढ़ना, तीसरा है बोलना। और इसके बिना एक जो वकील है वो कामयाब नहीं है। तो तीनों चीज आपको करनी है। वो कब तक करनी है? जब तक आप उस फील्ड से जुड़े हुए हो, जब तक आप लोगों के लिए खड़े हुए हो, तो आपको तीनों चीज करनी पड़ेंगी। वो तीनों चीज करने से क्या होता है? आप प्रोग्रेसिव होते हो, आपको समाज का ज्ञान होता है, आपको एक लॉ का इंटरप्रिटेशन आप कर रहे हो तो उस लॉ के बारे में आपको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू आपको जानने को मिलते हैं। तो समाज में जो घटित हो रहा है वो कोर्ट में दिखेगा आपको कि क्या हो रहा है। जो हमारे कानून बने हैं, चाहे कैसे भी बने, कौन सा कानून समाज को जोड़ने के लिए बना, कौन सा समाज को तोड़ने के लिए बना, तो वो इंटरप्रिटेशन आपको अदालत में ही पता चलेगी, कोर्ट में ही पता चलेगी। उससे पहले आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो सर लर्निंग सर इतनी इंपॉर्टेंट है। अभी आपसे कुछ टाइम हुआ मिले और मुझे इतनी सब चीज़ें सीखने को मिल गई कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली में इट्स लाइक कि पीपल हैव टू रियलाइज कि रेगुलर बेस्ड लर्निंग कितनी इंपॉर्टेंट रहती है। आपसे सर मुश्किल से अभी मैं यहाँ पे आधा घंटा मिला हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कितना वीक हूँ मैं कुछ कुछ चीज़ों में, बट स्टिल इट्स अ लर्निंग फॉर मी एंड आई गेस डेफिनेटली सर बहुत मज़ा आ रहा है। अब इसको और थोड़ा एग्रेसिवली स्टार्ट करते हैं। इवन मैं कहूँगा, रोकूंगा नहीं आपकी बात को, इवन मैं कहूँगा नोबडी इज कंप्लीट, नोबडी इज परफेक्ट। सो जितना आज मैं मैराथन की, आयरनमैन की कोचिंग देता हूँ, तो मैं आज भी महसूस करता हूँ कि यार कितना बचा हुआ है। ये तो ओशियन है और ओशियन में से मेरे पास में 1 चम्मच नॉलेज है। 1 चम्मच के बराबर है वो नॉलेज, इतने लोगों को फायदा दे रही है। तो अगर मेरे पास एक लोटा नॉलेज हो जाए तो कितने लोगों को फायदा।
सर आयरन मैन से याद आया, तो आयरन मैन से बच्चों को लगता है भाई मार्वल का आयरन मैन है, बट यू आर द रियल आयरन मैन ऑफ इंडिया सर। तो कुछ आयरन मैन के बारे में बताइए, व्हाट एग्जैक्टली इज बीइंग एन आयरन मैन ऑफ इंडिया सर? एक्चुअली आयरन मैन एक ट्रायथलॉन इवेंट है जो वर्ल्ड टफेस्ट इवेंट है एक दिन का। उसमें क्या होता है कि 3.86 किलोमीटर आपको ओपन सी स्विमिंग, 180 किलोमीटर साइकिलिंग। 180 किलोमीटर सर? जी जी, कमर टेढ़ी हो जाती है। सर स्ट्रेट है बिल्कुल, मतलब रुकना नहीं है? नहीं रुकना नहीं है, कोई गैप नहीं है। अब हाइड्रेशन पॉइंट्स आपके अच्छा, रहेंगे। यू हैव द हाइड्रेशन पॉइंट्स। हाइड्रेशन पॉइंट्स आपको 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर पे आपको हाइड्रेशन पॉइंट मिलते रहेंगे। आप पानी रिफिल करते रहो, बॉटल मिलती रहेंगी हाइड्रेशन के लिए, फ्यूल आपको मिलता रहेगा, चॉकलेट्स वगैरह मिलती रहेंगी, आप लो चलते रहो। रुके तो फिर आपका इवेंट ही खत्म हो जाएगा ना, आप गए किस लिए ये किस लिए? तो इट्स अ कॉन्टिन्यूअस ड्रिल, कंटिन्यूस बैक टू बैक है। रन साइकिलिंग खत्म करने के बाद में 42.2 किलोमीटर रनिंग। तो 5-6 किलोमीटर तक तो यही पता नहीं चलता पैर जमीन पर हैं कि नहीं है। शिट सर, पता ही नहीं चलता, बस आप भाग रहे हो, पैर महसूस ही नहीं होते बिल्कुल भी कि आप भाग रहे हो। 5-6 किलोमीटर रन करने के बाद पता चलता है हाँ थोड़े पैर भारी भारी लग रहे हैं। सर फिर उसके बाद भी यू कंप्लीटेड द कंप्लीट 42.2 किलोमीटर? आई कंप्लीटेड 4 आयरनमैन। डिफेंस फोर्सेस का मैं ही अकेला व्यक्ति हूँ जिसने फर्स्ट टाइम आयरनमैन इवेंट में पार्टिसिपेट किया, टाइटल अर्न किया। कहाँ पे हुआ था सर ये? मैं साउथ अफ्रीका 2018 में अप्रैल। यस। तो अब तक मैं 4 कर चुका हूँ। डिफेंस फोर्सेस में 4 करने वाला भी मैं अकेला ही। तो अब आप बच्चों को ट्रेनिंग भी देते हो? मैं ट्रेनिंग भी। मेजरली सर कौन लोग होते हैं जो आयरन मैन के लिए इसके लिए अप्लाई? कॉर्पोरेट वाले हैं कुछ लोग। कॉर्पोरेट वाले? कॉर्पोरेट वाले। अच्छा, नॉट द पीपल फ्रॉम? नो, उनके बस का नहीं है। पहला है मोटिवेशन नहीं है। ठीक है सर। दूसरा है विटामिन एम नहीं है। एम मतलब सर? मनी। इसमें कितना मनी चाहिए होता है सर? एक आयरनमैन के लिए अप्रोक्स आपको 3.5 से 4 लाख रुपए। अच्छा, तो वो है ही नहीं। पहला तो मोटिवेशन ही नहीं है। मोटिवेशन हो तो चलो कर ले। सेकंड नंबर पे आपका विटामिन एम जिसको हम कहते हैं, उसके बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है सर। तो वो है ही नहीं। ठीक है तो सर आपके सिखाए हुए बच्चे भी सर आज की डेट में? यस, मैं अब तक 4 आयरन मैन मैंने कंप्लीट कर लिया। 4 आयरन मैन बनाए हैं। ऐसा क्या होता है सर, मतलब जैसे इंडिया से कितने लोग जाते हैं, देन फिर कितने सेलेक्ट होते हैं? ये सिलेक्शन वाला प्रोसेस नहीं है, डीएनएफ चले जाते हैं। अच्छा, वहाँ पे डीएनएफ हो गई। डीएनएफ हो गया। डीएनएफ। वाह सर। हाँ, तो ऐसा होता है कई बार। तो अलग अलग कंट्रीज में लोग जाते हैं करने के लिए। इंडिया में करीब 350 के आसपास मान के चलो, इससे ज़्यादा नहीं है आयरन मैन। 145 करोड़ की पॉपुलेशन में से मुश्किल से 350 लोग हैं जिन्होंने आयरन मैन कंप्लीट किया है। उनमें से डिफरेंटली एबल तो मैं अकेला ही हूँ आज तक पूरे भारत के इतिहास में, जिसने गोली लगने के बाद, फेफड़ा फटने के बाद फिर से खड़ा हुआ और उसने आयरन मैन जैसा इवेंट करके दिखाया हो। तो मैं कहूँगा ईश्वर की कृपा है जो बनी रही, बच गए, नहीं तो चांसेस नहीं था मेरा। तो सर कहाँ से सर स्टार्ट हुआ सर ये? मतलब मैं आपसे जब मिला था तभी मेरा ये क्वेश्चन था आपसे, अभी भी मेरा सर, मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को सबको पता चले कि कहाँ से ये जर्नी, हमें आप बीच में दिखे ही नहीं पहले, एकदम से। आई गेस मेरा भी आपसे डिस्कशन हुआ था तो आपने बताया कि आपने खरदुंगला, जो कि वर्ल्ड्स का टॉपेस्ट पीक है इंडिया में, जी। एंड सर मैं पर्सनली वहाँ पे गया था, तो मुझे पता है 5 मिनट बाद मैं ड्राइवर ढूंढ रहा था कि मुझे नीचे लेके जाओ, सांस नहीं आ रही थी सर, चक्कर आ रहा था। वहाँ पे आपने मुझे बताया आपने 70 किलोमीटर सर, 72 किलोमीटर का रन किया सर। मैंने। तो सर मतलब कुछ बताइए कहाँ से वहाँ से स्टार्ट हुआ सर, कैसा? एक्चुअली मेरी कोच जो है पविन बाटली वाला, मेरा उनसे डिस्कस हुआ लद्दाख मैराथन को लेके। तो मैंने उनसे कहा कि मैं लद्दाख मैराथन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम खरदुंगला चैलेंज करो, मैंने किया हुआ है। शी इज 70+ नाउ। अच्छा। तो मैंने उनसे सजेशंस लिए किस किस तरह से होगा, क्या क्या, उन्होंने मुझे गाइड किया पूरा। और फिर उन्होंने कहा कि लद्दाख जा रहे हो तो फिर आप मैराथन के लिए मत जाओ, आप खरदुंगला चैलेंज के लिए जाओ। इट्स चैलेंजिंग, इट्स चैलेंज योर लिमिट्स, इट्स चैलेंज योर पेशेंस, इट्स चैलेंज योर कैपेसिटी, इट्स चैलेंज योर मेंटल स्ट्रेंथ। नॉर्मल नहीं है। तो आपकी सारी टेस्ट वहाँ पर होने वाली है। फिर तो सर ये आप ही के लिए बनी थी, अगर नॉर्मल नहीं है तो। मेरे जैसे जाते हैं कुछ लोग पागल। नहीं सर, बट डेफिनेटली सर। देन सर
तो मैंने वो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन मुझे लंग्स की वजह से मुझे इश्यूज़ थे। अच्छा। कि इसकी वजह से मुझे कुछ दिक्कत हो सकती है, क्योंकि डॉक्टर्स ने मुझे पहले से ही कहा हुआ है कि अगर इसमें हाई कुछ एंड्योरेंस वाला कुछ भी नहीं। हाँ, इस तरह से ज़्यादा कुछ होगा तो ये लंग्स का ऑपरेशन दोबारा नहीं होगा। अच्छा। तो आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ मेंटली कि अगर डेथ भी होती है तो कोई बात नहीं, तिरंगा साथ में लेकर चलते हैं। सर बहुत बड़ी बात है सर। तिरंगा मेरे साथ बैग में ही था मेरे पास में, तो मैंने वाइफ को सारी बैंक की डिटेल्स वगैरह सब कुछ मैं बता कर गया था कि हो सकता है लौटूँ नहीं लौटूँ मुझे नहीं पता, पर तिरंगा मेरे साथ में है। तो तिरंगे के साथ में आएंगे या फिर तिरंगा खरदुंगला पे फहरा कर आएंगे। सब तो उस दिन हमने फिर खरदुंगला पे तिरंगा लहराया। बहुत बड़ी बात है और सर। एंड it was really a amazing journey for me, and it is a amazing journey for an athlete. It's not easy. ट्रू सर। और एक लंग्स वाले व्यक्ति के लिए तो बहुत ही बड़ी बात है कि ऐसी जगह पर जाकर आप 39 किलोमीटर अप हिल और 33 किलोमीटर डाउन हिल लेह की तरफ आप जाते हो, बिल्कुल आसान नहीं है तो बिल्कुल आसान नहीं था। बट सर वही बात है, वी आर नॉर्मल ह्यूमंस एंड आई गेस सारे दर्शक जानते हैं दैट यू आर अ मार्को सर। एंड आई गेस वो लोग बोलते हैं दैट कि बहुत सिंपल सी बात है सर, आई गेस मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा एंड ये सुनने में भी आती है कि जैसे एक मगरमच्छ 100 लोगों को डराने के काबिल है, वैसे ही एक मार्को 100 मगरमच्छ को डराने के काबिल है। तो आज मैं एक मार्को के सामने बैठा हूँ, तो आई एम फीलिंग कि वो एक स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है ना सर, वो दिख रही है, तो वही दिखता है सर। एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ, मेरे से पहले भी मार्कोस थे और मेरे बाद भी मार्कोस होंगे, बिल्कुल सर। बट nobody tried to evolve himself ड्यूरिंग द मार्को जर्नी। during the Marco journey और after the retirement and all these things। सब लोग अपना एक सिक्योर लाइफ जीने के सिलसिले में रहते हैं फिर रिटायरमेंट के बाद में। ट्रू सर। तो यहाँ पे जर्नी मेरी थोड़ी डिफरेंट है, तो मैंने फिर उस पर मैंने बहुत काम किया, क्योंकि मुझे एक सिंपल और मतलब ऐसा था कि मुझे लोग सांत्वना की दृष्टि से, गिरे हुए की दृष्टि से, गोली लगा हुआ है दया करो, इस तरह की दृष्टि से मुझे लोग देखते थे ज़्यादातर। वापस जाने के बाद सर मार्को में? हाँ, मैं जब वापस इंजरी के बाद में मैं तो उन्होंने कभी मेरे पर फिर कभी दोबारा विश्वास नहीं जताया किसी भी चीज़ को लेकर। ऐसा क्यों सर? मतलब गोली लगने के बाद ऐसा ही होता है, अगर आप इंजर्ड हो गए तो आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता फिर किसी चीज़ को लेकर, आपसे किसी को कोई आशा नहीं रहती, किसी को आपके ऊपर विश्वास जताया ही नहीं जाएगा। सर गोली लगना इतनी बड़ी बात है और उस पर मतलब वही तो सबसे बड़ा विश्वास, काबिल तारीफ रहता है सर। नहीं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है कि ऐसा कुछ हुआ हो, सबने हाथ खड़े कर लिए। सो मुझे फिर अपने आप को प्रूव करना था कि जिसको आप अनफिट कह रहे हो वो अनफिट नहीं है, तुमसे ज़्यादा फिट है। आज डिफेंस में देखोगे तो उनका डेली 5 किलोमीटर रन होता है, मैं रोज़ 10 से 11 किलोमीटर रन करता हूँ। तो मैं जितने एक फ़ौजी दौड़ता है मैं उससे डबल डिस्टेंस कवर करता हूँ। मैं कहता हूँ कि हर फ़ौजी को, अगर वो फ़ौजी हमारा देश की सेवा के लिए रोज़ 5 किलोमीटर दौड़ रहा है तो मुझे 10 किलोमीटर दौड़ना चाहिए। उनसे ज़्यादा देश के लिए मुझे देना चाहिए, उनसे ज़्यादा मुझे करना चाहिए। मैं अपने आप को बेहतर सैनिक के रूप में ज़्यादा देखता हूँ कि आज भी मैं एक सैनिक हूँ और मुझे देश को कुछ देना है, देश के लिए मुझे कुछ करना है। तो अगर मेरे सैनिक 5 किलोमीटर दौड़ेंगे तो मुझे उनके लिए और देश के लिए 10 किलोमीटर तो दौड़ना चाहिए डेली। तो मैंने 10 किलोमीटर का स्ट्रेटेजी बनाया और मेरे डेली 10 किलोमीटर का टारगेट रखता हूँ। इवन आफ्टर ऑल दिस? हाँ सब। सर हुआ क्या था, मतलब वैसे एग्जैक्टली अगर आप बताना चाहें तो? 26/11 का है तो 185 लोग चैम्बर हॉल में फंसे हुए थे, उनको बाहर निकालना था। न्यूज़ चैनल वाले ने पूरी न्यूज़ जो थी लाइव कर दी थी। एक एमपी थे केरल के, उन्होंने कॉल करके सारा डिस्क्लोज कर दिया। उन्होंने बता दिया कि इस तरह से 100 से ज़्यादा लोग हम यहाँ पे चैम्बर हॉल में फंसे हुए हैं। तो कराची की में जो उनके हैंडलर बैठे थे उन्होंने बता दिया उनको सैटेलाइट फ़ोन पे कि इस तरह से कुछ हाई डिग्निटरीज़ हैं जो फंसी हुई हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और बिजनेसमैन है, तुम उनको जाके हॉस्टेज बना लो। हॉस्टेज सिचुएशन, बस
होने वाली ही थी। ठीक है। तो उसके बीच में हम वहाँ पे पहुँच गए। सर वहाँ पे मार्कोस ही क्यों बुलाया गया? मतलब मार्कोस याद हो सकता है बिकॉज मुंबई में हमारा एक बेस है गेस मार्को का, शायद ये हो सकता है बिकॉज पैरा स्पेशल जो फोर्सेज है वो शायद दूर होती हैं, तो ये एक रीज़न था या फिर और कोई रीज़न था? आर्मी वहाँ पे बिल्कुल पास में थी, हमसे पास आर्मी थी वहाँ पर। अच्छा। और आर्मी के घातक होते ही हर यूनिट में। ठीक है। बट जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो होम मिनिस्टर थे आर पाटिल जी, उन्होंने विश्वास मार्कोस के ऊपर जताया। समझिए। उन्होंने विश्वास आर्मी के ऊपर या घातक के ऊपर नहीं दिखाया। उन्होंने कहा कि नहीं, जो उस समय पे जो सीएनसी थे, कमांडर इन चीफ थे, उनको कॉल करके उन्होंने कहा कि हमें मार्कोस चाहिए, स्पेशल फोर्स चाहिए, और आपके ही बंदे यहाँ पे काम कर सकते हैं क्योंकि आपके बंदों को ट्रेनिंग मिली हुई है इस तरह की। वो शिप में जाकर हॉस्टेज रेस्क्यू करते हैं, शिप में जाके ड्रिल्स करते हैं, शिप में जाके लोगों को छुड़ाते हैं। तो ये भी सिचुएशन मार्को संभाल सकते हैं। तो तब उन्होंने बिना किसी परमिशन के, पीएमओ के बिना परमिशन के, जो सीएनसी थे, उन्होंने फिर मार्कोस को वहाँ पर डिप्लॉय करने के आदेश दिए। कितने मार्कोस गए थे सर? करीब 3 टीम वहाँ पर काम कर रही थी मार्कोस की। तो इनिशियली पार्ट मार्कोस का ही था पूरा, सब कुछ मार्कोस ने ही किया इनिशियली में, जो भी कुछ था। और मार्कोस के साथ में एनकाउंटर होने के बाद में अगर मैं बात करूँ पूरे 26/11 की, तो 26/11 में सिर्फ एक ही कमांडो का एनकाउंटर उनके साथ में हुआ है, वो मैं हूँ। उनका एनकाउंटर ही किसी और के साथ में ज़्यादा नहीं। टेररिस्ट का एनकाउंटर सिर्फ आपसे हुआ था? मैं एनकाउंटर से मेरे साथ में हुआ है। वो सर ऐसे कैसे, मतलब लाइक हाउ डिड यू वेंट अप डायरेक्टली टू द टेररिस्ट? हम लोग फिर सेकंड फ्लोर पे गए ना, हम लोग ढूंढते। वो मैं मानता हूँ सर, पूरे मार्को में आप घातक थे पूरे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये इट्स डिपेंड अपॉन द टाइम एंड सिचुएशंस। मेरे साथ जो थे वो कश्मीर में मेरे साथ में भी थे कुछ लोग। ऐसा नहीं है कि मैं ही अकेला सबसे सुपर डुपर कमांडो हूँ, नहीं। आई एम वन ऑफ देम। और उस समय पे सिचुएशन किसको कैसी मिलती है नहीं पता, और उस समय पे सिचुएशन पे कौन कैसे खेल जाता है, कौन अपने पर विश्वास दिखाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरा बड्डी था, वो भाग गया था मुझे छोड़कर, उसको अपने पर विश्वास नहीं होगा, या जो भी सिचुएशन रही वो उसके ब्रेन में चल रही है, बट मेरा ब्रेन तो कह रहा है ना कि मुझे यहाँ पर टिक कर सामना करना है। तो वही बात है कि सिचुएशन देखी जाती है, सर्कमस्टांसेस देखे जाते हैं कि आपका ब्रेन उस समय पर कैसा काम कर रहा है। सिचुएशन डिपेंड करती है। इवन मैं एक मार्शल कॉम से बिलोंग करता हूँ, दूसरा, तो वो चीज़ मेरे ब्लड में है। जो चीज़ आपके ब्लड में है, लड़ाई गुथाई और वॉर अगर आपके ब्लड में है, तो फिर ऑटोमेटिकली आपका वो ब्लड जो है बॉयल करेगा किसी भी सिचुएशन को देख के आप। दूसरा, मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी रही। अच्छा, ट्रेनिंग भी अच्छी रही। हम राजा नाहर सिंह तेवतिया के ही खानदानों में से एक हैं। ओके सर। चौधरी चरण सिंह तेवतिया रहे, एक प्रधानमंत्री हमारे गोत्र से रहे। हाँ, तो इस समाज ने हमारे ने बहुत कुछ देश के लिए दिया है, और अभी भी हम लोग दे रहे हैं देश के लिए। बिल्कुल सर, देश हमारे लिए सर्वोपरि है। बिल्कुल सर। तो हमारी तो मिट्टी जो है हमारे लिए, मिट्टी ही हमारे लिए सब कुछ है। हमारी जो मम्मी है या माँ है, हमें वही कहती है कि जो एक्चुअल में तुम्हारी माँ है, मैंने तो तुम्हें जन्म दिया है, जो एक्चुअल माँ है तुम्हारी, वो यहाँ की मिट्टी। जिस मिट्टी में तुम खेले हो, जिस मिट्टी में तुम पले बड़े हो, वही एक्चुअल में है। माँ तो सिर्फ एक जन्म देती है, बाकी तो आप सारा कुछ उगाते कैसे हो, खाते क्या हो, सब कुछ तो सारा उसी मिट्टी से सब कुछ उसी मिट्टी से कर रहे हो। आप माँ के साथ में कितने दिन आप रहोगे? 1 साल। 1 साल बाद फिर आपको इस धरती की जरूरत पड़ेगी, हर जगह इस मातृभूमि की जरूरत पड़ेगी। यही रखना है, यही चलना है, सब कुछ आपको। तो उस मातृभूमि की रक्षा ही हमारे लिए सर्वोपरि है। उस यस, तो वो ब्लड में है। बिल्कुल सर, तो वो चीज वहां पर आई। तो आपका बड़ी मतलब हाँ, वो चले गए एंड देन यू वेंट। मैं तो एनकाउंटर मेरा उनके साथ में हुआ, चारों का। सो उस रूम में एक रक्षक बैग वो छोड़कर भाग गए थे। मुझे टोटल 5 गोलियां लगी, और बराबर वाले रूम जो एडजॉइंग हॉल था, चैम्बर हॉल, उसमें 185 लोग थे, इंक्लूडिंग अडानी, 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बॉलीवुड की कुछ बड़ी हस्तियां, ब्यूरोक्रेट्स, महाराष्ट्र के। समझ गया। बट एक और भी चीज़ मैं बताना चाहूँगा जिससे लेकर आप आज भी हैरान होंगे कि आज तक किसी ने मुझे थैंक यू नहीं कहा।
ये देश में कितने हम दुर्भाग्यशाली हैं, ऐसे देश के लोग, इतने महान देश के लोग। हाँ सर, अडानी सर अगर वहाँ थे, इतने, मैं कहूँगा इतने महान देश के लोग जिनकी सोच महान होनी चाहिए, इतनी गिरी हुई सोच वाले व्यक्ति मैंने आज तक कहीं नहीं देखे। थैंकफुल, हमारी जॉब तो वैसे थैंकलेस ही है। नहीं एग्रीड है सर, बट आई बिलीव कि मेरी जॉब जो है, जो मेरी सर्विस है, वो थैंकलेस है। बट किसी व्यक्ति की जान बची और कोई व्यक्ति 185 में से 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, कभी उन्होंने चारों में से किसी ने एक ने भी खड़े होकर पार्लियामेंट में ये नहीं कहा कि धन्यवाद उन कमांडोज के लिए, धन्यवाद उस कमांडो के लिए जिसने हमारी जान बचाई। तो थैंकलेस जॉब तो है, मुझे पता है, बट एक ह्यूमैनिटी भी तो होती है किसी के अंदर। तो वो चीज़ मुझे दिखाई आज तक नहीं दी यहाँ पर, जो कि मुझे बड़ा अफसोस होता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। हमारे पालन पोषण में ही कमी रही है क्या? हम तो किसी, हमारे लिए थोड़ा सा भी कोई कुछ करता है तो हम तो एहसान मान लेते हैं, उसका थैंक यू कहते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में थैंक यू कह देते हैं। तो आज तक मैं कहूँगा कि मैं ऐसे लोगों को, आपने सर इतने बड़े डिग्निटरीज थे सर। यस, अडानी तो इज रनिंग ऑलमोस्ट हाउ मच % ऑफ द वेल्थ ऑफ द एंटायर कंट्री। तो किसी ने आज तक थैंक यू नहीं कहा। बल्कि आपने कितनी बार बोला, कितनी हर जगह गए भी हो सर आप। मैं कितना गया हूँ, कितना मैं भागता हूँ, कितना करता हूँ। अडानी में मैं अडानी रन करके आया, उधर मैं 3rd पोजीशन में मैंने फिनिश किया अपनी मैराथन 42 किलोमीटर। वहाँ से प्राइज मनी भी लेकर आया मैं। सही बात है सर, इट्स अ थैंकलेस जॉब है। तो जितने भी मेरे सैनिक हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द नेशन, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, आवर जॉब इज थैंकलेस, बहुत एक्सेप्ट इट। बहुत बड़ी बात है सर ये, एक्सेप्ट इट। सर फिर मूविंग फॉरवर्ड देन उसके बाद ये सब अच्छा करीब सर आपको 5 गोली आपने बताया लगी। जी। एंड देन यू वेंट इनटू हॉस्पिटल एंड ऑल। फिर तो मेरा एक ऐसा काफ़ी फेज बड़ा, वैसा बहुत एक ऐसा फेज है कि लाइक एक नर्क से गुजरा हूँ मैं पूरा, जहाँ पे सिर्फ अकेले हो, कोई और साथ आपके साथ कोई है ही नहीं। ना सिस्टम आपके साथ में है, ना यूनिट आपके साथ में है, ना आपके कोई दोस्त हैं, ना कोई है, सिर्फ आप अकेले हो और यात्रा आप अकेले कर रहे हो। तो एक नर्क से गुजरना है, क्योंकि आपकी बॉडी तो आपका उतना साथ नहीं दे रही है ना। मैं सीढ़ियाँ ही नहीं चढ़ सकता था, तीसरी सांस खींच कर लेनी पड़ती थी, सांस ही नहीं आती थी भाई। चलना तो बहुत दूर की बात है, छाती पकड़ के चलता था मैं, चला भी नहीं जाता था। और ऐसी स्थिति में जब आप अकेले हो तो फिर आप समझ लीजिए कि आपके लिए क्या क्या दिमाग कैसे कहाँ घूमता होगा। बट मैं कहूँगा कि योग के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। मैंने योग से अपने आप को पूरा संभाला, और योग से ही मुझे आगे बढ़ने का, जो योग हुआ, मेडिटेशन हुआ, सारी ब्रीदिंग पैटर्न्स हुए, स्ट्रेचिंग हो गई, आसन हो गए, वो सब मैंने धीरे धीरे सीखा। आपको बहुत अच्छे लेवल पे, बहुत एक लेवल पर मैं अपने आप को लेकर आया। और फिर 2012 में मैंने धीरे धीरे रनिंग शुरू की, अगेंस्ट दी डॉक्टर्स एडवाइस, अगेंस्ट। तुमने कहा कि जब मरना ही है, नियति क्या है हमारी, एग्जैक्टली क्या है, एक दिन सबको यहाँ से जाना ही है। कोई कैसी मौत मरेगा, कोई कैसी मरेगा, कोई कैसी मरेगा, सबकी अलग अलग है, आनी सबकी है, कोई परमानेंट नहीं है। तो मैंने वही सोचा कि घुट घुट के तिल करने से मरना ज़्यादा बेहतर है। एक मौत जो है ना, एक वैसी हो जैसे वॉरियर की। मुझे अच्छा लगेगा मैं दौड़ते हुए अगर मैं गिरा, मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ ये अच्छी थी। रोज़ रोज़ अपने आप से लड़ना, रोज़ रोज़ लोगों की बात सुनना, रोज़ रोज़ लोगों के ताने सुनना, इससे बेहतर है कि आप ना निकल लो बेहतरीन डायरेक्शन की तरफ, बेहतरीन गोल की तरफ, एक ऐसी डेस्टिनी की तरफ निकलो जिसमें आप अकेले हो, किसी और को आपकी ज़रूरत ही ना, किसी और की आपको ज़रूरत ही ना पड़े। ऐसी यात्रा पर निकल जाओ आप कि आप जहां हो सेटिस्फाई हो, जो कर रहे हो सेटिस्फाई हो, किसी के सर्टिफिकेट की आपको कोई आवश्यकता ना हो।